तो आज की इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी को। तो देखिए, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन दी रखी है यहाँ पर, लिखा है सपोज f इज़ ए रियल फंक्शन एंड c इज़ ए पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, c कोई पॉइंट है, इसके डोमेन में। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिफाइंड बाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h इज इक्वल टू, देखिए ये होती है डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं एफ डैश सी से, या डी ओवर डी एक्स एफ एक्स एट सी। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स क्या है, हमारा फंक्शन जो भी दे रखा होगा। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव पॉइंट सी पर। ठीक है, पॉइंट सी पर फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव हम किससे निकालेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या है, प्रिंसिपल, प्राइमरी प्रिंसिपल है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक, सपोज, ठीक है, यही इसमें दिया है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक है, दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तब एफ डैश सी डी ओवर डी एक्स एफ एक्स सी इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, मोस्टली हम इससे डिनोट करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा पड़ता है, इसलिए हम एफ डैश सी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इसे। ठीक, लेकिन यहाँ पर तो ये बोला गया है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। ठीक, अगर हमें जनरल वे में निकालना हो तब इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, देखिए यहाँ पर c की जगह केवल x हो गया है। ठीक, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। ठीक, अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है यहाँ पर। अगर हमारे पास, जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लगभग सेम है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, कोई भी फंक्शन अगर हमारा किसी एक पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है तब वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, और अगर कोई फंक्शन हमारा किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमसे कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है उस पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता है तब वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, इसी तरह डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, डेरिवेटिव। जैसे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है और इस पॉइंट पर हमसे इसका डेरिवेटिव पूछा गया है, तो वो क्या होता है, स्लोप, ये एंगल थीटा। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू एम, ये स्लोप होता है, या डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, ये स्लोप होता है। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम इसे a मान लेते हैं, या जैसे यहाँ पर c सपोज किया गया है, हम c सपोज कर लेते हैं, पॉइंट c पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वही होती है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी। ठीक, अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, यहाँ पर पॉइंट c दिया है, वैसे जो भी आपको पॉइंट दे रखा हो x इज इक्वल टू 1 2 3, कोई भी रियल नंबर में बिलोंग कर सकता है। ठीक है, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जा सकता है तब वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, इसमें भी मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट निकालते थे। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी में हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट निकालते थे, डिफरेंशियबिलिटी में क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और डेरिवेटिव। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक, तो इस तरह से ये हो गई हमारी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन में भी यहाँ दिया हुआ है, नीचे लिखा है एफ डैश एक्स, यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स या डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। वेरेवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स और डी ओवर डी एक्स एफ डैश एक्स, और इफ बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए ये तो तब है अगर हमें फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दे रखा हो, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं 2x प्लस 3, अगर इस तरह से हमें फंक्शन दे रखा है। अगर हमें फंक्शन दे रखा है बाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो हम इसी को किस तरह से डिनोट कर देते हैं, हम इसको बाई डैश या फिर डी बाई ओवर डी एक्स, क्या कर दिया हमने, एफ एक्स की जगह पर बाई को पुट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से
द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। वी ऑल्सो यूज द फ्रेज डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू मीन फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर अगर हम इसे इस तरह से बोलते हैं, फंक्शन एफ एक्स को हमने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, उसे भी हम इसी तरह से डिनोट करेंगे। ठीक, एक्स टू मीन फाइंड एफ डैश एक्स। ठीक है, द फॉलोइंग रूल्स आर एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 रूल्स दे रखे हैं, उन्हें मैं लिखता हूँ, उसके बाद उन्हें समझाता हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। इनके लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द फॉलोइंग रूल्स वर एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास u और b 2 फंक्शन है, u और b अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को अगर हम ऐड कर लेते हैं या माइनस करते हैं, देखिए इस तरह से अगर हमारे पास u और b 2 फंक्शंस हैं, इन दोनों फंक्शंस को हम पहले ऐड कर लें या माइनस कर दें, उसके बाद डेरिवेटिव करें इनका, या फिर इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लें और उन्हें ऐड कर दें या फिर माइनस कर दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। भाई यहाँ पर लिखा है u प्लस माइनस बी का होल्डर्स यानी डेरिवेटिव किया है इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव प्लस माइनस b का डेरिवेटिव। ठीक है, तो या तो हम पहले दोनों को ऐड करके फिर उसका डेरिवेटिव कर दें, या फिर अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव कर दें और फिर उन्हें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारा आंसर सेम रहेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास 2 फंक्शन u और b दिए हुए हैं और हमें उनकी मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम u का डेरिवेटिव निकाल लें और b को सेम टू सेम रहने दें। ठीक, अगर हमारे पास 2 फंक्शन u और b हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम u का डेरिवेटिव निकाल लें इनटू सेकंड फंक्शन सेम रहने दें प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम रहने दें आप, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें। ठीक, इसे हम लेबनीज रूल या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। ठीक है, ये आगे बहुत ही यूज़ आएगा, आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, इससे आगे आने वाले BSc MSc IIT में हर जगह आप इस रूल का यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस रूल को आप याद रख लीजिएगा। क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर हमारे पास 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, तब हमें क्या करना होगा, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन सेम रखना है, प्लस पहला फंक्शन सेम रखना है और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ठीक, तो इस तरह से होगा ये प्रोडक्ट रूल। अब क्या है हमारे पास, क्वोशिएंट रूल। u अपॉन b हमारे पास 2 फंक्शन दिए हुए हैं, हमें इनका डेरिवेटिव कैसे करना है, सबसे पहले तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है, इनटू डिनोमिनेटर का फंक्शन सेम रखना है, माइनस डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, इनटू न्यूमरेटर का फंक्शन सेम रखना है, अपॉन डिनोमिनेटर के फंक्शन का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक, क्या किया हमने, सबसे पहले तो न्यूमरेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर सेम रखा, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया और न्यूमरेटर सेम रखा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, अगर हम 0 कर देंगे तब ये फंक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए b 0 नहीं हो सकता है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों रूल, और ये तीनों ही रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज इसमें सेकंड और थर्ड का होता है। ठीक, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपनी थ्योरम्स की तरफ। तो चलिए अब हम एक थ्योरम देख लेते हैं। यहाँ पर थ्योरम दी हुई है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन f(x) पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल है, एक पॉइंट c पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब जो फंक्शन f(x) है एट पॉइंट c उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक, ये तो हो गया डिफरेंशिएबल अगर है तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट c वो डिफरेंशिएबल भी हो।
ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब वो कॉन्टिन्यूअस तो ज़रूर होगा, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल ही हो। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंशिएबल के साथ ये कंडीशन आती है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। ठीक, तो इस तरह ये हमारी थ्योरम हो गई। इसका प्रूफ आप लोग केवल स्टेटमेंट याद रखिए, प्रूफ अगर आप लोग देखना चाहते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो यही यहाँ पर बोला गया है, इफ़ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक, कोरोलरी भी यहाँ पर ये दिया हुआ है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक, अब हम इसे देखते हैं। तो चलिए हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। उससे पहले हम एक ही टेबल देख लेते हैं। ये हमारे पास जनरल डेरिवेटिव दिए हुए हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन इधर इस साइड में फंक्शन दे रखे हैं और इस साइड में डेरिवेटिव दे रखा है उनका। ठीक, एक्स रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पावर एक्स रेज़ टू पावर n का फंक्शन है, इसका एक एग्जांपल भी ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तब डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, इसे पावर को बढ़ा लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक्स रेज़ टू पावर 6 दिया हुआ है तब डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा। देखिए यहाँ पर n है, तब क्या हुआ, n मल्टीप्लाई में आ गया और n माइनस 1 हो गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 एक्स रेज़ टू पावर 5। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। क्या करना है हमें, जो हमें पावर दे रखी है उसे मल्टीप्लाई में लिख देना है और पावर में एक पावर माइनस कर देनी है। ये पावर कहाँ आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई में, और इससे एक पावर माइनस कर दी हमने। ठीक है, तो ये वाली पावर यहाँ आ गई और 6 माइनस 1 कर दिया तो 6 एक्स रेज़ टू पावर 5 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ई रेज़ टू पावर एक्स का सेम रहता है ई रेज़ टू पावर एक्स। इसी तरह लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, जहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ सिंपल से डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स रेज़ टू पावर n या साइन x, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन x है, x की पावर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है x की पावर 1, यहाँ पर क्या है एक्स रेज़ टू पावर n दी हुई है। अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से दे दिया जाए, देखिए अगर हमारे पास दिया है 6 एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तब तो हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 6 कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स रेज़ टू पावर 3 ये किस तरह से एक्स रेज़ टू पावर n का है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है। लेकिन अगर हमें कोई फंक्शन इस तरह से दे दिया जाए बाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 6, ठीक है, हमें इसका तो डेरिवेटिव, हमें x का पता है, 5 कांस्टेंट है। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ k इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ पर 5 है, 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2x प्लस 5 इसका तो डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, लेकिन इसके साथ में पावर 6 भी है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। या फिर हमें बाई इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स रेज़ टू पावर 6। अब हमें साइन एक्स का तो डेरिवेटिव पता है, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स रेज़ टू पावर यहाँ पर 6 दे रखा है, ना कि केवल x। हमें केवल साइन एक्स का तो डेरिवेटिव पता है, कितना हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर साइन रेज़ टू पावर x है। इसे हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर भी 6 लगा दिया, यहाँ पर 6 लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग एक रूल होता है, उसे भी मैं बताऊँगा। तो इस तरह के अगर हमें कहीं पर फंक्शन दे रखे हैं उसे हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये फंक्शन भी क्या होगा कंपोजिट, ये भी कंपोजिट होगा। या फिर बाई इज इक्वल टू हमें दे दिया है कहीं पर tan 2x प्लस 5, इस तरह का फंक्शन हमें दे दिया हो। देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है
10x का डेरिवेटिव तो हमें पता है, लेकिन हमें tan 2x + 5 का डेरिवेटिव नहीं पता है। तो इस टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक। अगर हमें कोई फंक्शन f(x) दे रखा है या y = दे रखा है sin x⁻⁶, ठीक। यहाँ पर हमें कोई एक फंक्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, जैसा अभी मैंने समझाया था। यहाँ पर देखिए हमें एक तो फंक्शन दिया है sin x और एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है x⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें दो फंक्शन इस तरह से दे दिए जाएँ तो हम सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट t = x⁻⁶, ठीक है। तब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, y = sin t, ठीक है। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो x के रेस्पेक्ट में यानी dy/dx निकालना है हमें। लेकिन हमारा फंक्शन, हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमें sin x का डिफ्रेंशिएशन पता है, लेकिन sin x⁻⁶ का नहीं पता है, और हमें x⁻⁶ का पता है लेकिन sin x⁻⁶ का नहीं पता है, ठीक। तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। हमने t = मान लिया है x⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं dy/dt × dt/dx, ठीक है। हमने dt से मल्टीप्लाई कर दिया और dt से डिवाइड कर दिया है, ठीक। तो अब हमारे पास ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम, देखिए y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं d/dt। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, sin t × d/dx। t की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, x⁻⁶, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो पहला फंक्शन है उसे हमें t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और जो सेकंड फंक्शन है उसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। ये चीज़ याद रहे। यहाँ पर हमें जो d/dt है, तो यहाँ पर भी जो फंक्शन है हमारा वो भी t वेरिएबल में होना चाहिए, और यहाँ पर अगर हमें x के रेस्पेक्ट में करना है तब ये फंक्शन x वेरिएबल में होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो sin t sin x का जैसा होता है वैसे sin t का हो जाएगा। sin t का क्या हो जाएगा, cos t d/dx x⁻⁶ का क्या हो जाएगा, ×6x⁵, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास, x⁻⁶, तो cos x⁻⁶ × 6x⁵, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, y = sin x⁻⁶। इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब इसे चेन रूल क्यों बोलते हैं? जैसे यहाँ पर हमें dy/dx dy/dt dt/dx दे रखा है, इसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें ये दो फंक्शन दे रखे थे, एक तो sin x और x⁻⁶, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह हमें तीन फंक्शंस दे दिए जाएँ, जैसे y = sin e⁻x⁻⁶, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर हमें तीन फंक्शंस दे दिए गए हैं। जैसे एक फंक्शन तो है sin e⁻x⁻⁶, देखिए मैं तीनों अलग अलग लिख देता हूँ। एक तो हमें ये दिया है sin x⁻⁶, दूसरा फंक्शन हमें क्या दिया है, e⁻x⁻⁶। अब तीसरा फंक्शन क्या है, x⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पर तीन फंक्शंस में ये डिवाइड है। एक तो हमारे पास टोटल ये फंक्शन है, दूसरा ये फंक्शन है, और तीसरा ये फंक्शन है। क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव पता है, देखिए हमें केवल sin x का डेरिवेटिव पता है, यहाँ पर हमें केवल e⁻x का डेरिवेटिव पता है, यहाँ पर हमें x⁻⁶ का डेरिवेटिव पता है, ठीक है। तो हम सिंपल तोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए इस पूरे फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं पता होगा, इसी तरह हमें डायरेक्ट e⁻x⁻⁶ का डिफ्रेंशिएशन भी नहीं पता है, और हमें यहाँ पर x⁻⁶ का डिफ्रेंशिएशन पता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें y = sin e⁻x⁻⁶ का डिफ्रेंशिएशन किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर हमें दो फंक्शंस ऐसे हैं जिनका हमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए हमें निकालना है sin e⁻x⁻⁶। हमें यहाँ पर पूरे फंक्शन की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम यहाँ पर e⁻x⁻⁶ और x⁻⁶ इन दो फंक्शंस को सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए लेट p = क्या हो जाएगा, e⁻x⁻⁶, और q = क्या हो जाएगा, x⁻⁶, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर
डायरेक्ट तो हम बाई का डिफरेंशिएशन निकाल नहीं सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पर ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6 इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम किस तरह से लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को। यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है लिखा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे पी से डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई करेंगे और पी डी पी से डिवाइड, ठीक है ये कर दिया। आप देखिए यहाँ पर डी पी से डी पी अगर कैंसिल होता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इसी तरह से हम फिर से डी एक्स को हटाते हैं और यहाँ पर डी क्यू से डिवाइड और डी क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स, ठीक इस तरह से आ गया। अब देखिए इसी तरह से, इसीलिए हम इसे चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। चेन रूल क्यों बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अभी हमें दो फंक्शंस को सपोज करना पड़ा, लेट पी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6 और क्यू इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर 6, केवल दो फंक्शंस को हमें सपोज करना पड़ा। इसी तरह अगर हमारे पास क्यू पी क्यू आर कोई एक और फंक्शन सपोज करना हो जाता, तब हम किस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर आर कर देते, आर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। इसी तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास केवल हमने दो फंक्शन को सपोज किया है, इसलिए क्या आएगा डी वाई ओवर डी पी ओवर डी क्यू और डी क्यू ओवर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने पी और क्यू केवल दो फंक्शंस को ही सपोज किया है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से कैंसिल कर देते हैं डी पी से डी पी और डी क्यू से डी क्यू, हमारे पास क्या बचेगा वापस डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। देखिए हमारे पास बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें यहाँ से बाई इज इक्वल टू, देखिए साइन ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6, ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6 की जगह क्या हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा साइन पी, ठीक है। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी पी। बाई की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन पी, तो यहाँ साइन पी लिख देते हैं, साइन पी, ठीक है। डी ओवर डी क्यू है, यहाँ पर पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या कितना हो जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6 डी ओवर डी क्यू ई रेस्ट पावर, देखिए एक्स रेस्ट पावर 6 की वैल्यू क्या है हमारे पास क्यू, तो यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है, जैसे यहाँ पर p है तो हमें p के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन भी p वेरिएबल में होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर q है अगर, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन भी q वेरिएबल में होना चाहिए, इनटू डी ओवर डी एक्स। क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स रेस्ट पावर 6, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन पी का क्या हो जाएगा कॉस पी इंटू ई रेस्ट पावर क्यू, इसका सेम रहेगा ई रेस्ट पावर क्यू इंटू डी ओवर डी एक्स। एक्स रेस्ट पावर 6 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5 एक्स रेस्ट पावर 6 एक्स रेस्ट पावर 5, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6, ठीक है, कॉस ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6 इंटू ई रेस्ट पावर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स रेस्ट पावर 6 इंटू 6 एक्स रेस्ट पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर अगर हम लिखते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा 6 एक्स रेस्ट पावर 5 इंटू ई एक्स रेस्ट पावर 6 इंटू कॉस ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 6, ठीक है। देखिए इससे हमें यहाँ पर पता लगता है, इसे हम चेन रूल क्यों बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो कंपोजिट फंक्शन था, ये 3 फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन था पी क्यू और बाई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमने 3 बार एक्सपेंड कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर 2 कंपोजिट फंक्शंस का, ये कंपोजिट फंक्शन 2 फंक्शंस का था, तो इसे हमने 2 बार एक्सपेंड कर लिया। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट फंक्शन 4 फंक्शंस का होता तो इसे हम और एक्सपेंड कर लेते, ठीक है। इसीलिए इसे हम चेन रूल बोलते हैं, ठीक। आई होप आपको चेन रूल समझ में आ गया होगा। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 और 6 सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम x² + 5 को t मान लेंगे, ठीक है। लेट t इज इक्वल टू x²
+5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, dy/dx हमें निकालना है, तो dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाई और t दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो d/dt, बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से मैंने लिखी नहीं, बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t, क्योंकि x² + 5 की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन t इंटू d/dx, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी x² + 5, ये हो जाएगा x² + 5, ठीक है। इसका डेरिवेशन करते हैं हम, तो क्या आएगा, देखिए साइन t का क्या होता है cos t इंटू d/dx x² + 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x + 0, ठीक है। x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है n x⁻n - 1, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा और 5 क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x² + 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास cos x² + 5 इंटू 2x या फिर 2x इंटू कॉस x² + 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 6th नंबर क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में। यहाँ पर देखिए दोनों रूल का यूज़ होगा, दो रूल। सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ होगा, u इंटू बी वाला। क्या था प्रोडक्ट रूल, देखिए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन, ठीक है। या फिर इस तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेशन फर्स्ट का डेरिवेशन सेकंड सेम, ठीक है, इस तरह से। तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और मेथड बताता हूँ आपके लिए, है वो भी चैन रूल लेकिन एक इजी टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास cos x³ सेम रहेगा, cos x³ सेम रहेगा, ठीक। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर d/dx sin² x⁵ का, ठीक है। अब देखिए हमें sin x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन sin² x का नहीं पता है, तो यहाँ पर हम sin हमारे पास है sin x²x⁵, ठीक है, sin² x⁵। हमें sin x का डिफरेंशिएशन पता है लेकिन sin² x का नहीं पता है, तो अगर हम sin x⁵ को इस तरह से लिखते हैं, तब इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम sin x⁵ को हम x की तरह ट्रीट करेंगे, तो अगर हम x की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा x², और x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो यहाँ पर अगर हम 2x, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, x की जगह पर यहाँ पर क्या है sin x⁵, तो अगर हम यहाँ पर लिख दें कितना आएगा 2 sin x⁵, ठीक। अब यहाँ पर हमने sin x⁵ को x की तरह ट्रीट किया है, जबकि ये है यहाँ पर क्या sin x⁵, हमने x की तरह इसे ट्रीट किया है लेकिन ये x है नहीं, इसलिए हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं sin x⁵, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसे x की तरह ट्रीट किया है, ये x है नहीं, इसलिए हम एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है d/dx cos x³, ठीक है, cos x³, ठीक है। हमें cos x का तो डिफरेंशिएशन पता है लेकिन cos x³ का नहीं पता है, तो अगर हम यहाँ पर x³ को x की तरह ट्रीट करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -sin x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -sin x³। यहाँ पर है x³ लेकिन हम उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सिंगल वेरिएबल x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर तो हमारे पास जो वैल्यू है वही लिखेंगे ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -sin x³। अब यहाँ पर हमने x³ को x की तरह ट्रीट किया है लेकिन यहाँ पर है क्या x³, तो इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं d/dx x³, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक, अब क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में, देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्या है, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, अब हमें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो पता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स रेज टू पावर 5 का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से भाई साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स रेज टू पावर 5 को एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। अगर एक्स की तरह ट्रीट करते हैं हम, तब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है, एक्स रेज टू पावर 5। हमने यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 5 को एक्स की तरह ट्रीट किया है, इसलिए हम इसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स रेज टू पावर 5, यहाँ पर माइनस साइन एक्स क्यूब, ये तो ब्रैकेट में अलग है, और क्या है डी ओवर, अब देखिए डी ओवर डी एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, डायरेक्ट हमें पता है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक, अब क्या बचा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू, अब देखिए एक्स रेज टू पावर 5 का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन हमें पता है, कितना हो जाएगा, 5x रेज टू पावर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अब अगर हम इसे लिखते हैं तब कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 5 10x रेज टू पावर 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल का यूज़ किया। फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 है, लेकिन हमें डिफ्रेंसिएशन किसका पता है, हमें डिफ्रेंसिएशन पता है सिर्फ साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें सिर्फ पता है। तो हमने क्या किया, हमने साइन एक्स रेज टू पावर 5 को एक्स की तरह ट्रीट किया है। तो यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, देखिए हमने साइन एक्स रेज टू पावर 5 को एक्स की तरह ट्रीट किया, तब ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x। तो क्या किया हमने, 2x, इसे x की तरह ट्रीट किया था, लेकिन x की जगह पर है क्या, साइन एक्स रेज टू पावर 5। ठीक, ये हो गया। फिर हमने साइन एक्स रेज टू पावर 5 को x की तरह ट्रीट किया, इसलिए एक बार हम उसका फिर डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन किया बिल्कुल सेम वैसे ही। यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स का तो पता है, लेकिन कॉस एक्स क्यूब का नहीं पता है, इसलिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब को हम एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, माइनस साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या लिख दिया, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को हमने एक्स की तरह ट्रीट किया है, इसलिए डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब का एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। और ये फंक्शन तो नॉर्मल है, ये हमारा साइन एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अब क्या किया हमने, यहाँ तक तो सेम रहा, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 5। अब साइन एक्स रेज टू पावर 5, हमें साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है, लेकिन साइन एक्स रेज टू पावर 5 का नहीं पता है। तो एक्स रेज टू पावर 5 को हमने एक्स की तरह ट्रीट किया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, और एक्स की जगह क्या है, एक्स रेज टू पावर 5। अब एक्स रेज टू पावर 5 को हमने एक्स की तरह ट्रीट किया है, इसलिए इसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 to 3, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 to 3 है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, केवल फंक्शन चेंज है यहाँ पर, और वहाँ पर x इज इक्वल टू सिर्फ 1 पर चेक करना है हमें। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अब इसकी रेंज वैल्यू क्या दी है, 0 to 3 के बीच। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1.5 पुट करते हैं, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम 1.1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, या हम 1.9 पुट करते हैं तब भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा इंटीजर वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है, हमने 1.1 पुट किया तब भी हमें 1 मिला, और 1.9 पुट किया हमने तब भी हमें 1 मिला। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2.9 पुट करते हैं तब हमें 2 मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है, इसलिए हमें 2 मिला। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, 1 था, इसलिए हमें यहाँ पर 1 मिला। इसी तरह से अगर हम 2.5 पुट करते हैं हमें 2 मिलेगा। ठीक, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पर हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमें किसी भी कुछ फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है, हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखिए इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 9th और 10th। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं सबसे पहले। तो एट x इज इक्वल टू 1 LHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखिए स्टार्टिंग में हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला भी मैं बता देता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या था, किसी भी फंक्शन f डैश c के लिए हमने क्या पढ़ा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 और हमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फार्मूला क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है, ये फार्मूला होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। यहाँ पर या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, x टेंड्स टू तो देखिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या फार्मूला होगा, इसके लिए देखिए 2 तरह से फार्मूला हम लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम h में चेंज करते हैं तब कितना आएगा फार्मूला हमारा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, देखिए यहाँ पर 1 नेगेटिव है तब क्या आएगा, 1 माइनस h, x की जगह माइनस f ऑफ 1 अपॉन x की जगह क्या आएगा, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 1 माइनस h है और फंक्शन क्या है हमारे पास, f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x की जगह क्या आएगा, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस h। ठीक, अब देखिए जैसा मैंने अभी यहाँ पर बताया था, हमारे पास अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.1 है तब कितना आएगा, 1, और अगर 0.1 होगा हमारे पास तब 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर 1 माइनस h है
और h क्या है, h टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो h एक बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो अगर 1 से कोई बहुत छोटी वैल्यू मान लेते हैं 0.0001 माइनस हो रहा है, तब भी 1 से तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 0.00009, ठीक है, इतना ही तो मिलेगा ना हमें। अगर 1 से 0.0009 माइनस करते हैं तब हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, लिमिट लगाने से पहले h टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 -1/-h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1/0 यानी इनफाइनाइट, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या मिला, इनफाइनाइट, ठीक। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनफाइनाइट मिला है हमें, ठीक। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी हम दो तरह से फॉर्मूला याद रख सकते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x, ठीक है, x माइनस 1, सॉरी, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, इजिकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर अब क्या आएगा 1 + h, f ऑफ 1 + h माइनस f ऑफ 1/x माइनस 1, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी, x की जगह पर कितना हो जाएगा 1 + h, 1 से 1 कैंसिल। अब क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h माइनस f1/h। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h, अगर 1 में 0.00001 कोई भी छोटी से छोटा संख्या जुड़ती है तब कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1/h, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 0। लिमिट अप्लाई करने पर भी ये क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो RHD क्या आया 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कितना हो जाएगा x = 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। इम्प्लाइज f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने x = 1 पर आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। x = 2 पर आप लोग खुद कीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर इस एक्सरसाइज से कोई भी डाउट है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।